नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रेकिंग फैक्ट्स के नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। तो वो केवल पाकिस्तान तक तो सीमित नहीं है और ये वीडियो कई तरह से लोग यूज कर सकते हैं। आपके मेंस आंसर राइटिंग में आईआर सेक्शन में यूज हो सकता है और ये कि जनरल नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि हमारे बगल में क्या हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ऐसी कंडीशन क्यों आई है, क्या क्या समस्याएं हैं, आगे क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, आगे पाकिस्तान को क्या समस्याएं हो सकती हैं, सोल्यूशंस क्या है ग्लोबल लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या है इनके प्रॉब्लम। आज हम लोग इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो हम लोग बात करते हैं कि इनके यहाँ जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिस्टरबेंस है या मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, एक्चुअली में ये है क्या? एक्चुअली में इसके लिए हमको थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसको स्टडी करने की जरूरत है। और ये है क्या, जैसे इनके यहाँ कोई इलेक्टेड पार्टी आई, इलेक्शन हुआ, चुन के पार्टी आई, अब वो पूरा आज तक कोई पार्टी, आप जानते हैं, कोई इनके यहाँ अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इनके यहाँ जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, वो हमेशा ही, जब से आप देखेंगे थ्रू आउट, जब से पाकिस्तान बना हुआ है, इवन प्री पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया है, तब से आप देखोगे इनके यहाँ मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बड़ी कॉमन सी बात रही है। अच्छा, दूसरा अगर देखते हैं हम, तो एक ये चीज इनके यहाँ इस अनसर्टेनिटी जो जिम्मेदार है वो है रेडिकल, मतलब रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। इसमें क्या हुआ है कि ये ऐसे रेडिकल ग्रुप्स तमाम इनके यहाँ बने हुए हैं जो, जिनका एक तो सरकार पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि इनके यहाँ हर चीज धर्म से ही रिलेटेड है। इवन कंट्री भी धर्म पे ही बना था, रिलीजन बेस्ड कंट्री बनी थी। तो उसको टैकल कर पाना इनके लिए बहुत टफ है आज भी, क्योंकि जो पार्टी इनके रिलीजन या जो सेक्युलर रेडिकल ग्रुप है इनके खिलाफ बोलती है, वो पावर में नहीं आती है। और जो रिलीजन को अपोज करके रिलीजन को मुद्दा ना बनाए, वो भी नहीं आती, क्योंकि सारी पार्टियां वहां पे इस्लाम के नाम पे चुनाव लड़ती हैं। तो ये बहुत टफ है और ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है उनके यहाँ। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब पुलिस हैंडल, इवन ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग चैलेंज करते हैं। और ये टीपीपी हो गया, तालिबान हो गए, अलकायदा हो गए, तमाम इनके यहाँ से रेडिकल ग्रुप से नो, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि दूसरा फैक्टर तो ये हो गया। तो अब हम लोग ये देखेंगे, इन सबकी कंबाइंड एनालिसिस करने के लिए हम लोग कंप्रिहेंसिव एनालिसिस की जरूरत है, जो हम लोग आगे इसमें देखेंगे। हाँ, अब हम लोग देखते हैं इनके इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या हैं। इनके इकोनॉमिक जो इनकी कंडीशन है बहुत गड़बड़ चल रही है। अच्छा, जो इकोनॉमिक प्रेशर ड्यू टू इनके यहाँ जो अनचेक्ड स्पेंडिंग है, जैसे कि कोई कुछ भी स्पेंडिंग कर रहा है। जैसे इनके यहाँ देखो, अब फॉरेक्स रिजर्व $3 बिलियन था, लेकिन इनके जो मिनिस्टर्स थे वो जब भी किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते थे या विदेश यात्रा करते थे, तो वो लोग अपने यहाँ पूरा प्लेन भर भर के अपने घर परिवार को लेके जाते थे। इवन वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर ये लोग उड़ाते थे। तो ये तो इनके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन कोई कहीं से भी स्पेंडिंग कर रहा है। एक इनके यहाँ बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उनकी लड़की की शादी थी, उनके यहाँ मिलियंस डॉलर में उनके यहाँ गिफ्ट आए थे। तो इस तरह की इनके यहाँ कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, इनके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इनके यहाँ। डेटा तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट होता नहीं है, या कोई ऐसी एजेंसीज नहीं है जो इस पे डेटा दें, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो इवन इनके अनएम्प्लॉयमेंट 50% प्लस हो चुकी हुई है। और सबसे बड़ा जो इनके यहाँ अभी समस्या है वो फॉरेक्स रिजर्व का। फॉरेक्स रिजर्व इनके यहाँ एकदम नहीं है, कंट्री एकदम से एज पे खड़ी है डिफॉल्ट करने के। तो ये कभी भी सऊदी अरेबिया से, कभी चाइना से, कभी IMF थोड़ा थोड़ा पैसा करके किसी तरह ये लोग चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये, इनके एक मिनिस्टर थे, वो तो डिफेंस मिनिस्टर, वो तो आके पब्लिक में कह दिए थे कि कंट्री डिफॉल्ट हो चुकी है, बस अनाउंस नहीं किया जा रहा है। तो इनके फॉरेक्स रिजर्व की एक बहुत बड़ी समस्या, और ये समस्या केवल अभी की नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से करप्ट रहे हैं। तो ये लोग हमेशा लोन ले लेके काम करते थे, और वो लोन का पैसा कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या रेवेन्यू जनरेट हो, वो लोग खा गए। तो अब इतना ज्यादा इनके ऊपर कर्ज हो गया है कि आगे आने वाले 1.5 साल तक ये लोग कर्ज कैसे चुकाएंगे, यही बड़ी समस्या है इनके लिए। ग्रोथ ग्रोथ को तो छोड़ दो। अच्छा, और सबसे बड़ी दिक्कत है चौथा, जो इसको रिमूव कर सकते ये लोग, रीपेमेंट कैसे करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी इनके यहाँ कोई इंडस्ट्री है नहीं। अच्छा, इनके यहाँ जो डिविडेंड आता है वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बाहर लोग जाके वही मतलब लेबर वाला काम करते हैं, तो इनके यहाँ डिविडेंड भी बहुत नहीं आता है। और अगला जो सबसे बड़ी सिस्टम है, इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है, ना तो फॉरेन ना तो
डोमेस्टिक। फॉरेन इसलिए नहीं आता जो कि कंट्री स्टेबल नहीं है, और अभी ये लोग एफएटीएफ की ब्राउन लिस्ट से बाहर आए हैं। तो वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या नहीं आती। लोकल इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती क्योंकि इनकी हालत खुद ही लोग करप्शन का पैसा है तो अपनी कंट्री में नहीं लगाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो आके इनको एक इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक समस्या आई है, इसको कैसे दूर किया जाए, टैकल कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग दो तीन रिफॉर्म में दो तीन चीज बता देते हैं। टैक्स सिस्टम इनका जो है, टैक्स उनके यहाँ बहुत सेविंग लोग करते हैं, कोई टैक्स तक नहीं देता, इवन 2% लोग भी टैक्स नहीं देते हैं इनके यहाँ। तो एक तो ये हो सकता है कि टैक्स जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करें। अच्छा, दूसरा ये बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार करें, सेफ माहौल तैयार करें जिससे लोग बिजनेस आराम से कर पाए और इंडस्ट्री वहां से ग्रो हो। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो इनका सबसे बेसिक रीजन है कि इन लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए अपनी कंट्री के प्रति। ये जो इनके लीडर्स हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और उसके लिए ये लोग इवन अपनी कंट्री की भी इमेज को नहीं देखते हैं, वो कुछ भी एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, गवर्नमेंट को सब, और एक और बात है, गवर्नमेंट को जो अपने एसेट हैं उनको मोनेटाइज करना चाहिए जिससे इनके पास कुछ पैसे आ जाएं और ये लोग थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए, और अपनी मार्केट को ओपन करना चाहिए जिससे इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो ये कुछ स्टेप हैं जिससे ये अपने यहाँ रिफॉर्म ला सकते हैं और अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी सी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इनके कुछ की प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि वो हर कंट्रीज में होते हैं और हर जगह सबका अपना रोल होता है, सबके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, सबके अपने मोरल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। तो वैसे ही इनके यहाँ भी कुछ की प्लेयर्स होंगे थे। इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है वो की प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर ये की प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी मोरल मोरल वैल्यूज के सबका सही से यूज करें तो ये इकोनॉमी जो है संभल सकती है। और की प्लेयर्स इनके हैं कौन कौन? सबसे पहले तो इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो जाएगी। जो उनकी गवर्नमेंट है वही सही से काम करे, वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, देश के प्रति होता है ना कि डेडिकेशन हो कि भाई हम देश के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ना बनाए। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, इंटरनेशनल लेंडर्स जो हैं, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गया, ब्रिक्स बैंक हो गया, न्यू न्यू डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हो गए, इवन इनके जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन हो गए, अगर वो लोग भी सही से काम करें तो भी चीजें सही हो जाता। और जो एक सबसे बड़ी चीज है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो है इनकी पब्लिक, इनकी अपनी जनता। अगर ये लोग सब सही से काम करें कि तो ये जो चैलेंजेस हैं इसको काफी हद तक जो है एक कंप्लीट तो नहीं सही किया जा सकता, लेकिन एक टाइम लगेगा, बट काफी हद तक इसको सही किया जा सकता है। लेकिन इनको करना क्या होगा, इनकी अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी, इसकी सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोटिवेट करना होगा, जिससे कि एक ये सेप दे पाए अपनी इकोनॉमी को, जिससे कि एक आउटकम जो हो वो निकले और इस क्राइसिस से ये लोग बाहर आ जाएं। तो ये इन लोगों को देखना पड़ेगा, जो की प्लेयर्स हैं इन्हीं का काम है और इनको देखना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं मेजर डेवलपमेंट्स की। मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या इनको चाहिए, किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए जिससे सिचुएशन को निकल पाए, और किस दिशा में डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इनका तो सबसे पहले जो है इनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं ऑपरेशंस के, इकोनॉमी के, या इनकी जो पॉलिसीज हैं उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। पहले तो जैसे इकोनॉमी अपनी काफी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ईरान से ट्रेड नहीं करती, इंडिया से ट्रेड नहीं करती, जो कि इनके बगल में ही है। जो एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग ईरान जो है इनको ऑयल काफी चीप रेट पे सप्लाई कर सकता है, बट ये वहां से नहीं लेते हैं। और जैसे इंडिया इनको काफी कुछ सप्लाई कर सकता है। तो दो जो बड़े सप्लायर हैं वर्ल्ड के, एक एनर्जी का बड़ा सप्लायर है, एक गुड्स का बड़ा सप्लायर है, ये उनको उनसे अपने ट्रेड बंद करके रखते हैं। तो इनको ये इस तरह के रिफॉर्म लाने चाहिए जिससे ट्रेड कर सके। और दूसरा क्या है, इनको फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपना इस तरह से रिफॉर्म करना चाहिए जिससे जो इनकी डेट प्रॉब्लम है उसको ये एड्रेस कर पाए। तो डेट प्रॉब्लम जानते हो, हमारे यहाँ जो मनी फ्लो है वो यही दो पॉलिसी होती है जिससे मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इनको जो अपनी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको रिफॉर्म लाना होगा। और सबसे बड़ी बात जो है जो इनकी बिजनेस को ग्रो करेगी, जो इनके यहाँ
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वो होना चाहिए कि इनके डायलॉग होना चाहिए गवर्नमेंट और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो जनता है, तमाम जो इदारे हैं इनके, उनके बीच एक अच्छा सा डायलॉग होना चाहिए, जिससे ये आपस की जो कुछ गलतफहमियां हैं या जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात आज के समय में जो किसी भी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती थी एनर्जी को, तो एनर्जी सेक्टर को इनको रिफॉर्म करना होगा। जो कि इनके यहाँ देखेंगे, अभी पिछले कुछ महीनों में न्यूज आई थी कि जो इनके यहाँ काफी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जो इनके यहाँ एनर्जी है वो बहुत महंगी थी, या तो नहीं है या तो है तो बहुत महंगी। तो ये जो इस तरह से इंडस्ट्री तो नहीं चल पाएगी, तो इनको एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करना होगा। और ये जो सारी इनिशिएटिव हैं, ये इनकी इकोनॉमिक में बड़े क्रूशियल फैक्टर हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी इकोनॉमी जो है संभलना बहुत मुश्किल है, और इस क्राइसिस से निकलना बहुत मुश्किल है। ये लोग ऐसे नहीं निकल पाए, इस तरह के रिफॉर्म को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इन लोगों को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट इन लोगों को करना चाहिए केस स्टडी, जैसे हम आप करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स केस स्टडी, कि जो इस तरह की प्रॉब्लम में जो कंट्रीज फंसी थी वो कैसे निकले इनसे बाहर, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या रिफॉर्म किए। इस तरह की केस स्टडी इनको करनी चाहिए, जो इन लोगों को काफी हेल्प करनी करेगी। इनकी गवर्नमेंट को, इनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देखना चाहिए। और जहां तक कि एक रिपोर्ट ऐसी है दुनिया में, यहाँ लोग कहते हैं कि एटलीस्ट अगर आप 6 केस स्टडी कर लें तो काम भर को आपकी जो है नॉलेज आ जाती है कि हमें करना क्या है, किस तरह के स्टेप लेने हैं, इस केस में क्या होता है, कैसे निकला जाता है बाहर, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या गलतियां हो रही हैं। तो एटलीस्ट कम से कम 6 स्टडी तो कोई भी कर सकते हैं यार, हम आप बैठ के कर सकते हैं। तो इनकी पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि जिस तरह की इस तरह कंडीशन जिस भी कंट्रीज में आई हैं उनके रिफॉर्म को देखें कि वो भाई उन्होंने क्या किया, किस तरह के स्टेप लिए हैं जिससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके सॉल्यूशन और स्ट्रेटजीज की। जैसे हमको अगर कहीं भी आंसर राइटिंग में लिखना है तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आपको एक वेल रिफॉर्म, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, जैसे कोई भी आप देखोगे सोल्यूशन लिखा जाता है, नीति आयोग हो गया, इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग एक 7 पॉइंट सोल्यूशन या 8 पॉइंट स्ट्रेटजी कुछ ऐसे ही देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ 7 पे लिए हैं, तो 7 सोल्यूशन एंड स्ट्रेटजी विद 7 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज डिवाइडेड इनटू डिफाइंड नंबर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, हम लोग यहाँ मान लो 4 लिख दिए, आप लोग खुद भी यूज कर सकते हैं। वी प्रोवाइड अच्छा होलिस्टिक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करना होता है, जिसमें ये नहीं केवल एक डायमेंशन, आपको सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करके एक सोल्यूशन देना होता है। अच्छा, आप सॉल्यूशन ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कहीं भी आप जब भी आप सॉल्यूशन लिखो या स्ट्रेटजी लिखो, तो पहला तो वो इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ज्यादा पुराने सॉल्यूशंस हो जिनका आज तक आज कोई रिलेवेंस ना रह गया हो। और दूसरा वो इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं हम सोल्यूशन कर तो रहे हैं बट वो इफेक्टिव ना हो, तो उससे वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिससे रिजल्ट में चेंज हमको मिले। अच्छा, अगला उसका क्या होना चाहिए, सोल्यूशन जो हम दे वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी जो अचीवमेंट है, जो हमें अचीव क्या करना है उसके पास वो ले जाए। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो है, टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। कोई भी चीज हम ऐसा नहीं करें धीरे धीरे करते रहो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम वो सोल्यूशन ऐसा है जो हमें बताए नहीं, नहीं हम इतने टाइम फ्रेम में हम इतना गेन कर लेंगे। हमें एक क्लियर मेंशन ये देना चाहिए कि हमारा एक टारगेट होगा, इस तरह से हम चलेंगे, इतने पॉइंट हम दें जिससे हम फाइनल स्टेप पे पहुंच सकते हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें जितने पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन उसमें जो 2-4 एलिमेंट जो हम बताएं अभी, इनोवेटिव, इफेक्टिव एंड क्लोजर हो, टाइम बाउंड, ये ख्याल करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन की भी बात करोगे तो आप इसमें कुछ नहीं, सिंपली ये बता सकते हो कि जो हमने सॉल्यूशंस बताए हैं या जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, जो हमने कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की है ऊपर, तो इसको अगर हम लोग लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक इनको फायदा होगा। और इसका अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ये करते हैं तो जो इनकी इकोनॉमी है वो इंश्योर है ग्रोथ होना और स्टेबिलिटी आना। तो इस तरह से आप लोग इसको एक जो है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी लिखना होता है एग्जाम में, जो आप लोग 1-2 लाइन में कुछ भी डाल सकते हो, तो इसको डालना ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पॉलिसी रिकमेंड की थी, जो भी हमने रिकमेंड किए ऊपर, हम लोग उनको यहाँ समराइज कर देंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, जिससे एग्जामिनर को हम लोग हेल्प होगी और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ऊपर जो 7-8 स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, जो मतलब फ्रेमवर्क दिए हुए हैं इनको अप्लाई करने के लिए, जैसे फिजिकल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, ट्रेड रिजीम, माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड रेगुलेशन, पब्लिक फाइनेंस।
तो ये लोग क्या करेंगे, ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डिस्टरबेंस है उसको मिटिगेशन में उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और इनको जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको रीस्टोर करने में मदद करेंगे। और वो भी एक टाइम बाउंड मैनर में, जो हमने पिछले बताया कि कोई भी स्ट्रेटजी हम बताते हैं उसको हम टाइम बाउंड मैनर बनाना पड़ता है, तो हम बताएंगे ये जो भी स्ट्रेटजी हमने 7-8 ऊपर बताई है इसको लेके हम लोग टाइम बाउंड मैनर में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ जो भी रिफॉर्म बताए हैं उनका उद्देश्य क्या था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, उससे होगा क्या, और उसको इनकॉर्पोरेट करके जो रिकमेंडेशन है इससे रिपोर्ट बनाया गया, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, एंड लास्टिंग एंड इक्विटेबल फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है मेंटेन किया जा सकता है। इस तरह की जो भी चीजें हम इसको कंप्रेहेंसिव मैनर पूरी अपनी रिपोर्ट को कुछ शब्दों में यहाँ पे बाइंड अप कर देंगे कि हमारी ये रिपोर्ट है, इस विषय में है, ये प्रॉब्लम थी, ये रिकमेंडेशंस है, और इससे होगा क्या। तो ये इस तरह से हमारा कंक्लूजन जो है कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है, और आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए या एनालिसिस चाहिए या आंसर राइटिंग कोई मदद चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में आपका मेल अपना मेल दे देंगे। और आप लोग चाहें इसकी पीपीटी चाहते हैं तो हम इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ब्रेकिंग फैक्ट्स नाम से चैनल है, उस पर आप लोग आके ऐड कर सकते हैं, जिससे हमको प्रोवाइड कर सकें। और कोई भी अगर आप में से हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम ये नया चैनल खोल रहे हैं तो हमारे पास स्टाफ की कमी है, जो भी एक अच्छा कंटेंट बना पाता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसके साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, बढ़ाओ इसको चैनल को। तभी काम होगा ना आगे, ऐसे थोड़ी काम होगा।